ना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी कि हम टेंसेस पढ़ने वाले हैं। टेंसेस हमारा पहला टॉपिक होगा बेसिक इंग्लिश का। बेसिक इंग्लिश का जो पहला टॉपिक होगा हमारा वो होगा टेंसेस। ठीक है, टेंसेस के साथ साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें हैं वो भी आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा। ठीक है, बट सबसे पहले जो अध्ययन करने वाले हैं हम टेंसेस के ऊपर करने वाले हैं। देखिए आप, टेंसेस को कल अपन ने 3 भागों में बांटा था। पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस। दूसरा टेंस की अगर हम बात करें जो आपको फास्ट की घटनाओं के बारे में बताता है वो होता है फास्ट टेंस। ठीक है, और जो फ्यूचर की घटनाओं के बारे में या जो प्लान्ड एक्शंस के बारे में आपको बताता है वो टेंस होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये मुख्य रूप से 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, फास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब देखिए आप, आगे इनका भी डिवाइडेशन किया हुआ है। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। अगर हम बात करें प्रेजेंट टेंस की तो प्रेजेंट टेंस का जो पहला भाग होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। देखिए आप, जैसा कि इसके नाम से प्रदर्शित होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट। देखो आप, एक वर्ड आपके पास में डेफिनिट। डेफिनिट के बारे में आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा, आपने पढ़ा होगा। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, निश्चित। और इन इसको अपोजिट बनाता है, इन इसका अपोजिट बनाता है। ठीक है ना, तो जैसे इन लगता है ये जो निश्चित होता है वो अनिश्चित में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? अनिश्चित में। ठीक है ना, तो इस टेंस का मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब हो गया अनिश्चित काल। तो अनिश्चित क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये अनिश्चित घटनाओं के बारे में बताता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इसके अंदर राम के द्वारा एक क्रिया की जा रही है पढ़ने की, लेकिन केवल आपको यह बताया गया है कि राम पुस्तक पढ़ता है, उसने पुस्तक पढ़ ली या पुस्तक को अभी कंटिन्यू कर रहा है या पुस्तक को कब से पढ़ रहा है, आदि जानकारियां आपको इस टेंस में नहीं मिलती है। इसलिए इस टेंस को हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलते हैं इसको? इंडेफिनिट टेंस। इसके अलावा इंडेफिनिट टेंस और किन किन चीजों पर फोकस करता है? देखो आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और किन किन चीजों पर फोकस करता है? देखो, सबसे पहली चीज ये आपकी रेगुलरिटी बताता है। प्रेजेंट टेंस के अंदर रेगुलरिटी को बताता है, मतलब नियमितता। कौन सा काम आप रेगुलरली करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, उस घटना को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा शो किया जाता है। ठीक है, हैबिचुअल, हैबिचुअल एक्शंस, आदतन कार्य, जो कार्य आपके द्वारा नियमित रूप से किए जाते हैं, आदतन किए जाते हैं। जैसे आप सुबह 5 बजे उठते हो, आप रोज़ नाश्ते में खिचड़ी लेते हैं, दलिया लेते हैं, यह आपकी आदत है। रोज़ रात को आप 10 बजे सो जाते हैं, रोज़ आप ऑफिस जाते हैं, ये आपकी आदतें हैं। सुबह उठने के बाद आप 1 घंटा एक्सरसाइजेस करते हैं, व्यायाम करते हैं, ये आपकी हैबिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैबिचुअल एक्शन को भी दिखाता है। ठीक है, तीसरी चीज़ रेगुलरिटी हो गई। रेगुलर एक्शंस के बारे में बात कर ली। हैबिचुअल एक्शंस का मतलब होता है जो आदतन कार्य होते हैं उनके बारे में आपको ये बताता है। ठीक है ना। आइडियम्स एंड फ्रेजेस, कल हमने बात की थी इडियम्स की। इडियम्स और जो फ्रेजेस होते हैं वो ज़्यादातर प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ही लिखे जाते हैं। ज़्यादातर नहीं बल्कि 100% प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ही इनको लिखा जाता है। ठीक है ना। मैच की जो कॉमेंट्री होती है, लाइव प्रसारण देखा होगा आपने मैसेज टेलीविज़न के ऊपर, जब कोई मैच चल रहा होता है तो उसकी जो कमेंट्री चल रही होती है लाइव, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर उसको बोला जाता है, स्पीक किया जाता है, मतलब बोला जाता है, व्यक्त किया जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको और क्या क्या बताता है इसके बारे में आपको बता दूं। देखो आप, रेगुलरिटी हो गया आपका, हैबिचुअल एक्शन हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, ठीक है ना, कॉमेंट्री हो गई, और किसी घटना का वर्णन, कोई जो फास्ट की घटना होती है, जो फास्ट में घटित हो चुकी होती है, लेकिन यदि आप उसका प्रेजेंट में वर्णन कर रहे होते हैं, घटना तो फास्ट में घटित हो गई, लेकिन अगर किसी अपने दोस्त को, अपने मित्र को अगर आप सुना रहे होते हैं तो उसका वर्णन भी किस में किया जाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में किया जाता है। बाय द वे, आपने कोई मूवी देखी जो कि आप एक दिन पहले देखी, आपने कल रात को आपने कोई मूवी देखी, अगले दिन उस मूवी का वर्णन यदि आप अपने मित्र के साथ कर रहे हैं तो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना पड़ता है। कैसे करते हैं आप? जैसे
जैसे मान लीजिए कोई मूवी है अमिताभ बच्चन से रिलेटेड है, कोई सी भी मूवी आपने देखी, तो जब आप अपने मित्र को उस घटना के बारे में बताते हैं तो कैसे बताते हैं कि अमिताभ बच्चन इस मूवी में ये करते हैं, अमिताभ बच्चन वहाँ जाते हैं, अमिताभ वहाँ करते हैं, उनके साथ फाइटिंग करते हैं, अपनी माँ के साथ ऐसे बात करते हैं, पिता के साथ ऐसे बात करते हैं। मतलब ताहे तीहे तेहे का साउंड आपके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, आपके द्वारा क्रिएट किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उन घटनाओं, उन फास्ट की घटनाओं को जिनका वर्णन नेक्स्ट डे आप किसी के साथ में करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूनिवर्सल ट्रूथ, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस के अंदर, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य। जो सार्वभौमिक सत्य का मतलब क्या होता है, इसमें देखो एक वर्ड छिपा हुआ है सार्वभौमिक, सार्व हिंदी वर्ड है, इसका मतलब अगर आप जानते होंगे सार्व का मतलब तो सभी, भूमि का मतलब होता है भूमियों के ऊपर। ऐसा कोई सत्य जो सभी भूमियों के ऊपर सत्य है, मतलब सभी भूमियों के ऊपर जिसको माना जाता हो। देखो आप इसको एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। ये बात केवल इंडिया में सत्य नहीं है, ये बात वर्ल्ड के हर हिस्से में सत्य है। चाहे आप जापान चले जाइए, आप चीन चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, सूर्य हर जगह, हर कंट्री के अंदर, धरती के हर कोने पर पूर्व दिशा में ही उदय होता है, इसलिए इसको कहा गया है सार्वभौमिक सत्य। ठीक है, इसी प्रकार से कोई चीज जिसको पूरा वर्ल्ड मानता है, ठीक है ना, उसको अपन सार्वभौमिक सत्य कहेंगे। नेक्स्ट इज साइंटिफिक ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ, वैज्ञानिक सत्य। वैज्ञानिक सत्य क्या होता है, ऐसी कोई बात जो विज्ञान ने प्रूव कर दी हो, विज्ञान ने सिद्ध कर दी हो कि ऐसा करने से ऐसा होता है, और उसको अगर आपको बुक्स में जगह दे दी गई हो या उसको इंडेक्स में जगह दे दी गई हो, तो वो चीज़ भी क्या कहलाती है, आपकी साइंटिफिक ट्रूथ कहलाती है, और इसको भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना, जैसे पानी 100 डिग्री के ऊपर उबलता है, तो ये चीज़ ना तो फास्ट में हो सकती है ना फ्यूचर में हो सकती है, ये हमेशा प्रेजेंट में रहेगी, बिकॉज ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है। विज्ञान ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि अगर आप तापमान 100 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो पानी उबलने लग जाता है, अगर आप तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो पानी ठंडा हो जाता है, जम जाता है, उसकी बर्फ बन जाती है। ठीक है ना, ये होता है। तो ये ट्रूथ कहलाते हैं कौन से, साइंटिफिक ट्रूथ, और इनको भी एक्सप्रेस किया जाता है, इनको भी व्यक्त किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा। यहां तक का क्लियर आपके। चलो एक और बात करते हैं अपन, स्पिरिचुअल ट्रूथ। स्पिरिचुअल ट्रूथ, इसका मतलब होता है आध्यात्मिक सत्य। आध्यात्म का मतलब होता है धर्म से संबंधित चीजें, जैसे भगवान से, ईश्वर से संबंधित चीजें, गीता पुराण से संबंधित चीजें, ठीक है ना, मानवता से संबंधित चीजें, ये होती है आध्यात्मिक सत्य। इनको भी हमेशा कौन से टेंस में लिखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाता है। जैसे ईश्वर हमेशा गरीबों का साथ देता है, ईश्वर हमेशा जरूरतमंद का साथ देता है, ये बातें हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही लिखी जाएगी। सत्य की हमेशा जीत होती है, कभी आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि सत्य की जीत होती थी या सत्य की भविष्य में जीत होगी, ऐसा कभी नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा कौन से टेंस में चलेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही चलने वाली होती है। ठीक है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्सप्लेन किया मैंने आपको कि कहाँ कहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखिए आप, टेंस के साथ साथ मैं आपको क्रियाओं का रूप भी समझाता जाऊंगा, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकें। हमें केवल स्पीकिंग पे ध्यान देना है, बेसिक इंग्लिश पे ध्यान देना है, ताकि हम सेंटेंस बना सकें। तो हम उन्हीं चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं जो आपको ज़्यादा, जिनकी नीड है, ये ज़्यादा जरूरी है। देखिए आप, तो साथ के साथ हम वर्ब भी पढ़ेंगे कि वर्ब का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो पहली चीज़, हम वापस टेंस पे आते हैं, इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। देखिए आप, इंडेफिनिट और सिंपल, बहुत सी बार बच्चे ये प्रश्न करते हैं कि सर इंडेफिनिट में और सिंपल में क्या अंतर होता है, या फिर इंडेफिनिट और सिंपल अलग अलग है या दोनों एक ही है, या इनका अर्थ क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। देखो दोस्तों, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडेफिनिट और सिंपल वाले सेंटेंसेस के अंदर डिफरेंस क्या होता है। देखो आप, जैसे एक सेंटेंस से समझिए आप, मैं एक पुस्तक लिखता हूं। देखिए आप, इस वाक्य को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो क्रिया के साथ जो साउंड बन रहा है लास्ट में, ताहे तीये, छोटी क्लासेस के अंदर आपको पढ़ाया गया है कि ताहे तीये जिसकी पहचान होती है उसको अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। क्या हम इसको सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं? इसको हम सिंपल सेंटेंस नहीं कह सकते, इसको हम इंडेफिनिट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? इंडेफिनिट। मैं एक पुस्तक लिखता हूं, ठीक है ना। तो देखो आप, मैं एक लेखक हूं, इस वाक्य पे फोकस कीजिए आप, मैं एक पुस्तक लिखता हूं, ये सेंटेंस आपका इंडेफिनिट है।
ये सेंटेंस आपका इंडेफिनिट है और ये सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस है। ये आपका सिंपल सेंटेंस है। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ, इन दोनों के अंतर, मुख्य अंतर क्या है? देखो आप, मुख्य अंतर क्या है इंडेफिनिट में और सिंपल सेंटेंस के अंदर? इंडेफिनिट के अंदर एक क्रिया की जा रही है, सब्जेक्ट के द्वारा एक एक्शन किया जा रहा है। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? मैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। आई के द्वारा कार्य किया जा रहा है, कौन सा? लिखने का। लिखना अंग्रेजी में क्रिया है, तो इसको हम कहेंगे इंडेफिनिट, ठीक है ना। लेकिन जिस सेंटेंस के अंदर है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही, लेकिन इसके अंदर सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन किया नहीं जा रहा है। सब्जेक्ट यहां पर भी आई है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ठीक है ना, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट के द्वारा कोई क्रिया नहीं की जा रही है। अगर आप इसको खोल के देखेंगे तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। एक को क्या बोलते हैं? ए, एक आर्टिकल हो गया। लेखक का मतलब क्या होता है? राइटर। ये क्या हो गई? एक संज्ञा हो गई। कहने का मतलब इसमें क्रिया का अभाव होता है। इसमें किसका अभाव होता है? क्रिया का। कहने का मतलब सब्जेक्ट के द्वारा कोई क्रिया नहीं की जाती है। केवल ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट का वर्णन किया जाता है, सब्जेक्ट को मॉडिफाइड किया जाता है, सब्जेक्ट के बारे में कोई ना कोई विचार व्यक्त किया जाता है। तो वो सेंटेंस कौन से कहलाते हैं? सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे आप इसकी इंग्लिश बनाओगे तो क्या बनेगी? आई राइट ए बुक। आई राइट ए बुक, मैं एक पुस्तक लिखता हूं। और इसकी अगर आप अंग्रेजी बनाते हैं तो क्या बनेगी? आई एम ए राइटर, मैं एक लेखक हूं। देखो आप, दोनों सेंटेंस के अंदर आपको डिफरेंस साफ साफ नजर आ रहा होगा। यहां पर सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन हो रहा है लिखना, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन नहीं हो रहा है। हालांकि क्रिया इसमें भी यूज होती है। जो सिंपल सेंटेंसेज होते हैं क्रिया उनके अंदर भी यूज होती है, लेकिन वो क्रिया कौन सी होती है? वो क्रिया होती है बी क्रिया। कौन सी क्रिया होती है? बी। अंग्रेजी में क्रिया होती है बी। बी का मतलब होता है होना, ठीक है। ये थोड़ी सी स्पेशल है। स्पेशल इसलिए कि जैसे बाकी क्रियाओं के फॉर्म्स चलते हैं, जैसे राइट है, राइट का सेकंड फॉर्म क्या होगा? रॉट। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटर्न। राइट का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगा? मतलब आईएनजी फॉर्म क्या होगा? राइटिंग। बट ये जो बी क्रिया होती है इसके फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म थोड़े से डिफरेंट होते हैं, है ना, इसलिए इसको स्पेशल कहा जाता है। जैसे अगर आप बी का फर्स्ट फॉर्म निकालना चाहते हैं तो बी का फर्स्ट फॉर्म होता है इज एम आर। अगर आप इसको टेंस के साथ यूज कर रहे हैं और इसकी फर्स्ट फॉर्म अगर आप यूज कर रहे हैं बी की फर्स्ट फॉर्म, तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज एम आर। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वाज वर। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीइंग। और बी का प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? बीइंग होता है, ठीक है ना। तो बी अंग्रेजी में क्रिया होती है, मैन वर्ब होती है, और इसके भी चारों फॉर्म्स चलते हैं जैसे बाकी रेगुलर क्रियाओं के चलते हैं। लेकिन इस बी क्रिया का प्रयोग हम कहां पर करते हैं? जहां पर सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन नहीं किया जाता है। और जहां पर सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन नहीं किया जाता है वही सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। तो आई होप ये जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में था ये आपके क्लियर हो गया होगा। कौन सा कंफ्यूजन? कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल में क्या अंतर होता है। इंडेफिनिट सेंटेंस वो होते हैं जिनमें सब्जेक्ट के द्वारा क्रिया की जाती है, और सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिनमें सब्जेक्ट के द्वारा क्रिया नहीं की जाती है। वहां पर सब्जेक्ट का केवल वर्णन होता है, सब्जेक्ट को एक्सप्लेन किया जाता है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए आप वापस अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट को अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर हम वापस आ जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? देखो इसकी जो अगर अपन हिंदी पहचान की बात करें, हिंदी वाक्यों में आप इनको कैसे पहचानेंगे? हिंदी पहचान, अगर आपकी हिंदी पहचान की बात करते हैं तो क्रिया के साथ में, क्रिया के साथ में ताहे तीहे तेहे आते हैं। क्रिया के साथ में ताहे तीहे तेहे आते हैं। जैसे पढ़ता है, लिखता है, खेलता है, कूदता है। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। हिंदी पहचान क्या होगी? क्रिया के साथ में ताहे तीहे तेहे आते हैं, ठीक है, ये होती है। अंग्रेजी पहचान, देखो अंग्रेजी पहचान कोई रिकॉर्डेड नहीं है कि ग्रामर की जो बुक्स हम देखते हैं उनके अंदर कोई इंग्लिश पहचान स्पेशली देने की होती है, नहीं दे रखी होती है। लेकिन बच्चों को समझाने के लिए उन्हें बताया जाता है कि ऐसे अंग्रेजी वाक्यों के अंदर आपको कुछ एडवर्ब्स दिए गए होते हैं, पर्टिकुलर एडवर्ब्स दिए गए होते हैं जिनके माध्यम से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचान सकते हैं। जैसे ऑलवेज, अंग्रेजी पहचान में ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, स्कैर्सली, बेयरली, डेली, जनरली, समटाइम्स, ये कुछ एडवर्ब्स होते हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जा सकता है। हालांकि ऐसा श्योर नहीं है कि ऑलवेज का प्रयोग केवल आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करोगे। ऑलवेज का प्रयोग फास्ट सिंपल में भी किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे मैं हमेशा
देरी से उठता हूँ, प्रेजेंट सिंपल। मैं हमेशा देरी से उठता था, पास्ट सिंपल। तो ऑलवेज का प्रयोग तो आप प्रेजेंट सिंपल में भी कर सकते हो और पास्ट सिंपल में भी कर सकते हो। लेकिन छोटी क्लासेस के बच्चों को जहाँ पर एक प्रश्न बनता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे 10th स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं या 9th स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं, उनके बोर्ड एग्जाम के अंदर या जो लोकल एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर एक प्रश्न आता है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरिए। तो वहाँ पर बच्चे ऑलवेज के माध्यम से ही पहचानते हैं। जैसे अगर ऑलवेज दिया हुआ है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस भर देते हैं, ठीक है ना। अगर उनको एट दिस टाइम दिया गया होता है, एट दिस टाइम आगे पढ़ेंगे अपन, जैसे उनको वाक्य के अंदर नजर आ गया एट दिस टाइम, तो वो समझ लेते हैं कि ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ठीक है ना। और उसके अंदर क्या भरते हैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भर देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये पहचान के रूप में आपको याद रखना है कि किस टाइप के एडवर्ब्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। जैसा कि मैंने आपके यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिए हैं, डेली हो गया, जनरली हो गया, ठीक है। इसके अलावा एवरी, एवरी प्लस टाइम वर्ड, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी के साथ कोई सा भी टाइम वर्ड आ सकता है, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी मोमेंट, ठीक है, ये आ सकते हैं। तीसरी बात करते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब की। दोस्तों तीसरी बात कर रहे हैं हम हेल्पिंग वर्ब की। किसी भी वाक्य को बनाने के लिए एक निश्चित हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। अधिकांश वाक्यों में, अंग्रेजी वाक्यों में एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वर्ब देखिए आप, हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इसके नाम से अवबोध हो जाता है कि हेल्पिंग का मतलब जो हेल्प करने वाली होती है। तो ये हेल्प करती किसकी है, किसकी हेल्प करती है, ये हेल्प करती है मैन वर्ब की। किसकी हेल्प करती है, मेन वर्ब की। कौन, हेल्पिंग वर्ब, और वाक्य बनाने में योगदान करती है। देखो आप, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, कितनी होती है, इनके कितने भागों में बांटा गया है, ये भी मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूं, ताकि क्योंकि ये वर्ब जो टॉपिक है ना आपका, वो पूरे टेंसेस के दौरान चलता रहेगा। तो वर्ब तो आपको हर जगह यूज करनी पड़ेगी, वहाँ हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, मैन वर्ब भी आएगी। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम हेल्पिंग वर्ब वाले इस टॉपिक को यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। कहाँ पर, स्टार्टिंग में प्रेजेंट इंडेफिनिट के दौरान ही इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए आप, हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, अगर आपको स्पष्ट नजर नहीं आ रहा, आप जूम करके देख सकते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और एक होती है मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब टोटल कितनी होती है, टोटल होती है 24। टोटल जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है 24, मतलब 24 सही क्रियाओं का उपयोग अंग्रेजी भाषा में वाक्य बनाने के दौरान किया जाता है, ठीक है ना। अब इनमें से प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, जो टेंसेस के दौरान यूज होती है। टेंसेस का मतलब जो अपन वाक्य बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, उनके दौरान जो यूज होती है वो कहलाती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। जैसे डू हो गई, डज हो गई, इज, एम, आर, हेज, हेव, ठीक है। इसके बाद आ जाइए आप डिड पे, फिर आ जाते हैं आप पास कंटिन्यूस में वाज, वर, और पास परफेक्ट के अंदर हैड। देखिए अगर आप इनको काउंट करते हैं तो इनकी संख्या बैठती है 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, कितनी हो गई है, 11। अब 24 में से अगर आप 11 को माइनस करते हैं तो कितनी बचती है, 13। तो 13 हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, मॉडल्स, और प्राइमरी कितनी हो गई, 11। दोनों को अगर आप प्लस करते हैं तो कितनी हो जाती है, 24, ठीक है। मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, मॉडल्स, केन में, आप सब जानते हैं उनको। केन में हो गया, केन का फास्ट कुड हो जाता है, मे का फास्ट माइट हो जाता है, ठीक है। विल, विल का फास्ट वुड हो जाता है। सेल, सेल का फास्ट शुड हो जाता है, ठीक है। ऑब्लिगेशन के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, ये हो जाती है। इसके अलावा यूज टू, हैबिट्स दिखाने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। कुड हो गई, वुड हो गई, यूज टू हो गई। डेयर का प्रयोग किया जाता है साहस वाली करने के लिए, नीड का प्रयोग करते हैं, और एक और होती है आपके पास में ओ टू। कुल मिलाकर के ये 13 आपकी होती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, और 11 कौन सी होती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। तो टोटल 24, टोटल हेल्पिंग वर्ब कितनी होगी आपके पास में, 24। देखिए आप, अब ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती है इनका अलग अलग टेंसेस के अंदर यूज किया जाता है, और मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है ये आपके मन के भावों को प्रदर्शित करती है। इनका टेंस से कोई रिलेशन नहीं होता है, लेकिन ये वाक्य को बनाने में मदद करती है। कैसे बनाते हैं, मॉडल्स वाले चैप्टर में क्लियर करूंगा आपके। देखिए आप, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, डू और डज, और हमारा टेंस चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स आप पूछेंगे कि सर इंडेफिनिट टेंस में सही क्रिया कौन सी यूज की जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि सही क्रिया इसमें यूज की जाती है डू और डज।
मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? डू और डज का। ठीक है, डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जो एक व्यक्ति एक वस्तु का बोध करवाते हैं। और प्लूरल के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डू का प्रयोग। प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जो एक से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं का बोध करवाते हैं। ठीक है ना, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है इसकी? डू और डज होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेन वर्ब की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब के कौन से फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब का मतलब जो मुख्य क्रिया होती है, जैसे पढ़ना, हिंदी में पढ़ना हो गया, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? रीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीड। देखो आप, ये जो मेन वर्ब होती है इसके 4 फॉर्म होते हैं, रीड, रीड, रीड और रीडिंग। जैसे रीड के तो तीनों फॉर्म एग्जिस्ट होते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई क्रिया ले लीजिए आप, गो, हिंदी में बोलते हैं अपन जाना, अंग्रेजी में बोलेंगे उसको गो। गो का फास्ट फॉर्म क्या होता है? वेंट। और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। और इसका आईएनजी फॉर्म क्या होता है? गोइंग। ठीक है ना, तो इन फॉर्म्स को क्या बोलते हैं? देखिए आप, ये जो फर्स्ट, इसको जो गो होता है इसको फर्स्ट फॉर्म बोला जाता है या इसको बेस फॉर्म बोला जाता है? बेस फॉर्म का मतलब आधार क्रिया। वेंट ये सेकंड फॉर्म बोलते हैं इसको, जनरल भाषा में सेकंड फॉर्म बोलते हैं, और उसको ग्रामेटिकल भाषा में इसको फास्ट फॉर्म बोलते हैं। ये जो गॉन होती है इसको थर्ड फॉर्म के नाम से जाना जाता है, या इसको आप फास्ट पार्टिसिपल भी बोल सकते हो, फास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, गोइंग इसे हम साधारण भाषा में आईएनजी फॉर्म के नाम से जानते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली भाषा में इसको, ग्रामर की भाषा में इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं? फास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं? ये एक आपका चैप्टर है, मैंने आपको कल नोट करवाया था। कौन सा चैप्टर? वो फिनिट्स और नॉन फिनिट्स, फाइनिट और नॉन फाइनिट जो क्रिया हैं उनके दौरान हम आपको समझाएंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। ठीक है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इसकी पहचान हमने देखी, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? डू और डज। और इसमें मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है? बेस फॉर्म। कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आपको क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज करना होता है। ठीक है ना, देखिए आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब हम इसके कुछ सेंटेंस बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ सेंटेंस हम बनाने जा रहे हैं, आप इनको ध्यान से समझना। अब हमारा जो टेंस वाला टॉपिक है वो आके सिमट गया है कहाँ पर? प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस का जो पहला भाग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, देखिए सेंटेंस, अब हम सेंटेंस बना रहे हैं। जैसे एक साधारण वाक्य से हम शुरुआत करते हैं कि राम कक्षा 10 में पढ़ता है। ठीक है, राम कक्षा 10 में पढ़ता है। देखो इस वाक्य को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको वाक्य क्लास में नजर आएगा ताहे, तीहे और ते हैं, जो कि पहचान होती है किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। दोस्तों हमने ऊपर चर्चा की थी कि इंडेफिनिट और सिंपल सेंटेंस में क्या अंतर होता है, आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जहां पर सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन नहीं किया जाता है, और इंडेफिनिट वो होता है जहां पर सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन हो रहा है क्या? यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? राम। सब्जेक्ट क्रिया कौन सी कर रहा है? पढ़ना। और पढ़ने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रीड। इसलिए इस सेंटेंस को अपन क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया है। किसका हो गया ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, अब देखिए आप, अब इसकी इंग्लिश बनानी है हमें। देखो आप, सबसे पहले अंग्रेजी में सब्जेक्ट, कोई सी भाषा हो, सबसे पहले जो कार्य करने वाला होता है वही आता है। हिंदी का भी यही रूल है तो इंग्लिश का भी यही रूल है। ठीक है ना, सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट कौन? राम। उसके बाद क्रिया, राम के द्वारा अगर एक्शन किया गया है तो एक्शन कौन सा किया गया है? कौन सी क्रिया की गई है? राम के द्वारा क्रिया की गई है पढ़ना, और पढ़ने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रीड बोलते हैं। ठीक है ना, और ये जो सेंटेंस आप बनाने जा रहे हो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है। कौन सा वाक्य है? एफर्मेटिव वाक्य। दोस्तों मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो एफर्मेटिव वाक्य होते हैं उनमें एक नियम लगता है। कौन सा नियम लगता है? एस या ईएस का नियम। एस या ईएस का नियम। ठीक है, ये नियम कैसे काम करता है, कैसे ये सेंटेंस में प्रयुक्त होता है? देखिए दोस्तों, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, नियम क्या कहता है कि जब सब्जेक्ट आपका अगर सिंगुलर होता है तो बेस फॉर्म के साथ आपको एस या ईएस लगाना होता है, और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आपको सब्जेक्ट के बाद केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, एस या ईएस नहीं लगाना होता है। ठीक है ना,
तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो बेस फॉर्म के साथ क्या लगेगा, एस लगेगा। देखो अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पर हम एस लगाएं, कहाँ पर हम ई एस लगाएं, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं मैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्लियर कर दूं, एस ई एस कहाँ लगाते हैं। चलो इसके बाद हम कल पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। इसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस है उनको हम कल पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कल आकर के पूछें, कोई समस्या हो आपको तो पूछें। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो फास्ट नोट करें, जल्दी से नोट कर लें, और कोई दिक्कत हो तो आपको फिर से थैंक्स।